नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की डेली न्यूज़ एनालिसिस वाले वीडियो में, जिसमें मैं कर रहा हूँ फायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। यहाँ पर डेली कोई जो भी अपडेटेड न्यूज़ मार्केट से रिलेटेड होती है, जो इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री से होती है, उसको मैं डिकोड करके आपके बीच में लेके आता हूँ। और यहाँ पर 365 दिन का चैलेंज चल रहा है, जिसमें 2,90,000 तक के कोर्सेज ऑलरेडी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिल रहे हैं। तो वो देखने के लिए रात्रि 8 बजे से 9 बजे के बीच में लाइव आप जरूर जुड़ें। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IRDAI ऐसा क्या कर रहा है जो बीमा एडवाइजर ने कभी सोचा नहीं था। IRDAI कुछ ऐसे फैसले लेने जा रहा है जो कि इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए फ़ायदे का भी सौदा हो सकता है और बहुत बड़ा नुकसान का सौदा भी हो सकता है। क्या है ये न्यूज़, जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर 365 दिन का जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है, उसमें 2,90,000 रुपये तक के कोर्सेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। और ये कोर्सेज कोई 1, 2, 3, 4 कोर्सेज नहीं हैं, पूरे 65 कोर्सेज हैं। और यहाँ पर 2017 से लेकर के अभी तक अगर मैं बात करूँ तो मैं 1150 से ज़्यादा वीडियो यहाँ पर बता चुका हूँ। 65,000 से ज़्यादा इंश्योरेंस एडवाइजर्स मेरे चैनल पर जुड़े हैं और हर रोज़ लगभग 30,000 से ज़्यादा इंश्योरेंस एडवाइजर्स मेरे चैनल पर आकर के नॉलेज लेकर के अपने काम को बढ़ा रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि आपको ये चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना चाहिए। तो चलिए आज की न्यूज़ शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो कुछ सवाल हैं जो कि आपके दिमाग में हो रहे होंगे, और ऐसे ही 5 सवाल मेरे दिमाग में भी हैं। IRDAI का जो ये न्यूज़ है वो अपडेट बड़ा ये है कि IRDAI का जो एडवाइजरी कमेटी है, जिसको हम IAC बोलते हैं, ठीक है, उसमें LIC से लेकर के SBI से लेकर के कई सारे प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज के जो बड़े प्रमुख रह चुके हैं, जो उनके बड़े अधिकारी रह चुके हैं, उनको IRDAI में शामिल किया जा रहा है। अब इस पर जो है सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इससे बीमा उद्योग में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी? क्या ये लोग इंश्योरेंस कंपनीज के एडवाइजर्स के लिए सही फैसला ले पाएंगे? क्योंकि यही लोग इंश्योरेंस कंपनीज में जब होते हैं तो IRDAI के ऊपर में बात टाल के बोलते हैं कि हम जो कर रहे हैं IRDAI के नियमों के हिसाब से कर रहे हैं। अब ये खुद IRDAI में जा रहे हैं, तो क्या ये इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए सही डिसीजंस ले पाएंगे? ऐसे 5 सवाल। पहला, क्या LIC और SBI जैसे बड़े संस्थानों के पूर्व प्रमुखों का IRDAI में शामिल होना बीमा उद्योग के लिए ट्रांसपेरेंसी के लिए खतरा तो नहीं है? ये सवाल। क्या ये जो नियुक्तियां हो रही हैं ये बीमा कंपनियों के हितों की रक्षा के लिए की जा रही हैं, या फिर उपभोक्ताओं के लिए यानी कि कस्टमर्स के प्रोटेक्शंस के लिए की जा रही हैं? किस चीज़ के लिए की जा रही हैं? या फिर इंश्योरेंस एडवाइजर्स को दबाने के लिए की जा रही हैं? बीमा सलाहकार समिति यानी कि इंश्योरेंस एडवाइजरी कमेटी IAC में बीमा कंपनियों से जुड़े हुए सदस्यों का दबदबा बढ़ने से क्या डिसीजन मेकिंग पावर में बायस्ड होने का खतरा तो नहीं है? यानी कि क्या ये लोग सिर्फ इंश्योरेंस कंपनीज के फेवर में तो डिसीजन नहीं लेंगे? क्योंकि रेगुलेटरी का तो काम है कि वो इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए काम करे, कस्टमर्स कंज्यूमर्स के लिए काम करे, न कि इंश्योरेंस कंपनीज के लिए काम करे। अब जब इंश्योरेंस कंपनीज के ही बड़े बड़े लोग यहाँ पर बैठ जाएंगे, तो आपको क्या लगता है कि ये लोग अपनी जिन इंश्योरेंस कंपनी से लोग निकल के आ रहे हैं, तो क्या इन कंपनीज के फेवर में डिसीजन लेंगे? क्या ये बायस्ड डिसीजन तो नहीं लेंगे? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। अगर बीमा कंपनियों के पूरे अधिकारी ही रेगुलेटर बन के यहाँ पे आएंगे, तो क्या वह कस्टमर कंप्लेंट्स और क्लेम से जुड़े हुए मामलों में क्या वो फेयर डिसीजंस ले पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके बाद में और एक सवाल है, क्या बीमा एजेंट्स और पॉलिसी होल्डर्स के वेलफेयर पर क्या कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा? या फिर इससे इंडस्ट्री में कोई स्टेबिलिटी आ पाएगी? सच में क्या इंडिया में पेनिट्रेशन के रेट को इंप्रूव किया जा सकेगा? ये बहुत सवाल इंश्योरेंस एडवाइजर्स के दिमाग में होने चाहिए। अगर आपको ये सवाल नहीं है तो मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। भारतीय जीवन बीमा निगम जो भारतीय जो रेगुलेटर है IRDAI, ठीक है, विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम IRDAI बोलते हैं, उसने अपने IAC के पैनल में कुछ नियुक्तियां करी हैं। कुछ नियुक्तियां करी है का क्या मतलब है? कुछ नए लोगों को ऐड किया है, जिसमें कौन लोग हैं? भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व चेयरमैन दिनेश खारा जी और LIC की पूर्व चेयरमैन MR कुमार जी को भी शामिल किया गया है। तो आप सोचिए, इतने बड़े लोगों को IRDAI में शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा आदित्य बिरला जो कंपनी है, उसके आदित्य बिरला कैपिटल के जो CEO विशाखा मूल्य, ठीक है, ये लोग हैं। कोटक महिंद्रा के MD नीलेश शाह और GIC के पूर्व CMD एलिस वैद्यन भी इसमें शामिल हैं। तो ये बहुत ही टॉप प्रायोरिटी के लोग हैं जो बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी से निकल करके गए हैं। अब IAC, जिसको मैं इंश्योरेंस एडवाइजरी कमेटी बोल रहा हूँ, ये क्या करती है? जो बीमा अधिनियम है 1938, इंश्योरेंस एक्ट 1938, इसमें जो बदलाव किए जाते हैं, इन पर IRDAI को सलाह देने का काम ये कमेटी करती है, और इस कमेटी में ये लोग आए हैं।
इसके सदस्य क्या होते हैं, जो कॉमर्स डिपार्टमेंट से होते हैं, कॉमर्स इंडस्ट्री से होते हैं, कंज्यूमर ग्रुप्स एंड इंश्योरेंस सेक्टर्स के जो रेप्यूटेड लोग होते हैं उनको यहाँ पर नेतृत्व का मौका दिया जाता है। अब ये जो बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज का नाम लिया मैंने, वो लोग यहाँ पे आए हैं। इसका मेन काम होता है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री से जुड़े हुए पॉलिसीज और डिसीजंस और रेगुलेशंस से जुड़े हुए जो नियम कानून कायदे होते हैं उन पर IRDAI को सलाह देते हैं। यानी कि IRDAI इनकी सलाह पे काम करता है, IAC के सलाह पर। अब यहाँ पर अगर जो बीमा इंश्योरेंस कंपनीज के लोग हैं अगर वो जाकर के बैठेंगे तो आपको क्या लगता है कि ये लोग फेयर डिसीजंस ले पाएंगे? क्योंकि जो इंश्योरेंस एक्ट 1938 है उसमें जो अमेंडमेंट्स कहें या एंडोर्समेंट कहें या बदलाव कहें, उसकी जो भी समीक्षा करेंगे वो दिनेश खारा करेंगे, जो कि SBI के पूर्व चीफ है। और ये बहुत ही हाई लेवल कमेटी होती है जिसका ये नेतृत्व करेंगे दिनेश खारा जी। ठीक है। अब नए बदलाव में प्रस्ताव क्या हुआ है, IAC की जो नई मीटिंग हुई है उसमें जो बदलाव में जो प्रस्ताव पास किए गए हैं वो ये है कि IAC की जो बैठकें होंगी, देखो आपको ये बीइंग एन इंश्योरेंस एडवाइजर पता नहीं होगा, मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं एज ए एजुकेटर आपको जानकारी के लिए न्यूज़ बताता हूँ कि आप देखिए, समझिए और इसको शेयर करिए। अगर फिर भी आप शेयर नहीं करते हैं ये गलत होगा। प्लीज़ आप शेयर करिए। हम बहुत टाइम अपना वेस्ट करके यहाँ पर आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं और पूरी एनालिसिस करके रिसर्च करके हम आपके बीच में आते हैं। आपका इतना उत्तरदायित्व तो जरूर बनता है कि आप इस न्यूज़ को शेयर जरूर करें। ठीक है। IAC की जो बैठकें होंगी, जो मीटिंग्स होंगी, वो कैलेंडर ईयर के बजाय फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से होंगे। कैलेंडर ईयर क्या हो गया, जनवरी से दिसंबर। फाइनेंशियल ईयर क्या हो गया, अप्रैल से मार्च। तो पहले दिसंबर से जनवरी से दिसंबर के हिसाब से होती थी, अब ये अप्रैल से मार्च के हिसाब से होंगी। ठीक है। दूसरा यहाँ पर चेंज का जो प्रावधान नया प्रस्ताव पास किया गया है वो ये है कि बैठक का नोटिस और एजेंडा 7 दिनों से या 7 दिनों के कम टाइम में भी IAC IRDA के प्रतिनिधियों को दे सकेगी। इसके लिए चेयरमैन का अप्रूवल लेना पड़ेगा, बस इतना सा काम करना होगा। ठीक है। कई बार आपातकालीन मीटिंग्स बुलाई जाती हैं, इसके लिए इमरजेंसी मीटिंग बुलाने के लिए नोटिस पीरियड मात्र 24 घंटे का रखा गया है। यानी कि 24 घंटे के अंतर्गत इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जा सकती है, जो कि अच्छा है। वैसे नामित अधिकारी का नाम बदलकर प्राधिकरण का सचिव किया जाएगा, ये एक प्रस्ताव है इस मीटिंग में। मीटिंग का तरीका, स्थान और समय चेयरमैन तय करेगा। ठीक है। अभी जो IRDA के जो IAC की मीटिंग होती है हैदराबाद में होती है कई बार, अब ये कहाँ होंगी, किस टाइम पे होंगी, वो सब IRDA के चेयरमैन तय करेंगे। यहाँ पे इंश्योरेंस एडवाइजरी कमेटी जो होती है जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, उसके जो सदस्य हैं उनका रेजिग्नेशन और रिमूवल के जितने भी नियम हैं उन पर भी कुछ नए नए प्रोविजंस और नए नए नियम कानून जोड़े गए हैं, वो अभी पब्लिकली अवेलेबल होंगे तो हम आपको बताएंगे। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा समझने की कोशिश करिए। बीमा कंपनियों के प्रतिनिधित्व पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका अगर पॉजिटिव एंगल में बात करूं तो बड़े संस्थानों के एक्सपीरियंस्ड अधिकारी इंडस्ट्री के कामकाज को बेहतर ढंग से समझते हैं, और अगर वो बेहतर ढंग से समझते हैं तो वो इंडिया में पेनिट्रेशन रेट को बढ़ाने के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। पहले पॉजिटिव बात करिए। ठीक है। दूसरा पॉजिटिव एंगल ये भी हो सकता है कि इससे पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने में स्पीड आ सकती है, क्योंकि एक इंश्योरेंस कंपनी का बंदा ही बता सकता है कि पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है, क्योंकि वो वहाँ पे चीफ रह चुका है। जैसे दिनेश खारा जी SBI के चीफ रह चुके हैं, MR कुमार साहब हमारे LIC के चीफ रह चुके हैं, तो इनको एग्जैक्टली पता है क्या चीज़ हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। पॉजिटिव इम्पैक्ट एक ये भी हो सकता है कि बीमा उद्योग को स्टेबिलिटी देने के लिए और एफिशिएंट बनाने के लिए और पेनिट्रेशन रेट को बढ़ाने के लिए इन लोगों की हेल्प की जा सकती है, क्योंकि इनको इंश्योरेंस और इस चीज़ की बहुत ही गहरी समझ होती है, तभी तो इनको इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला था। पहले पॉजिटिव सोचो आप। ठीक है। उसके बाद में अगर कुछ निगेटिव सोचना ही है तो ये सोच सकते हो जो सवाल हमने पूछे थे। अब बड़े संस्थानों के जो पूर्व प्रमुखों की मौजूदगी यहाँ पर IRDA में होगी और वो भी IAC पैनल में होगी, तो वहाँ पर जो छोटे प्लेयर्स हैं, छोटे छोटे मार्केट में जो प्लेयर्स हैं या जो एडवाइजर्स इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, उनके लिए जो पॉलिसीज़ होंगी क्या कहीं वो अनफेयर तो नहीं हो पाएंगी, मतलब क्या कहीं उनमें कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन पर इससे बहुत गहरा असर पड़ सकता है। क्योंकि ये इंश्योरेंस कंपनी जब एज अ प्राइवेट इंश्योरेंस फर्म के तौर पे, एज अ गवर्नमेंट एंटिटी के तौर पे काम कर रही होती हैं, इनके बहुत सारे ऐसे डिसीजंस अब तक हमने देखे हैं जिनसे इंश्योरेंस एडवाइजर्स का बहुत नुकसान हुआ है, और इतना ही नहीं कस्टमर्स का भी बहुत नुकसान होता है। अब यहाँ पर जब हमने सवाल या उठाते हैं इन लोगों के खिलाफ, तो यहाँ पर कोई इम्पैक्टफुल जवाब नहीं मिल पाता था। अब इंश्योरेंस कंपनीज के जो ये लोग बड़े लोग हैं, जब ये IAC की मीटिंग्स में बैठेंगे तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी हो सकता है कि कस्टमर जो है, इंश्योरेंस के कस्टमर्स हैं, उनकी प्रोटेक्शन से रिलेटेड उनके हितों की रक्षा क्या सच में हो पाएगी। ठीक है। बीइंग एन इंश्योरेंस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स कई बार में ये लोग
जो है सपोर्ट नहीं कर पाते थे। मैं इनकी बात नहीं कर रहा, बट एक इन जनरल इंश्योरेंस कंपनी की बात कर रहा हूँ। तीसरा नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी हो सकता है, ट्रांसपेरेंसी पर असर पड़ सकता है, क्योंकि डिसीजन बहुत बायस्ड हो सकता है। आप खुद सोचिए ना, मतलब पहले IRDAI जो कि इंश्योरेंस को रेगुलेट करता है, वो कई सारे ऐसे नियम लेके आ सकता है जहां पर इंश्योरेंस कंपनियों में आपसी मतभेद हो सकता है, या IRDAI के सलाह पर वो काम नहीं करना चाहते कई बार में। तो अब जब IRDAI उनके लोग बैठ जाएंगे, तो आपको क्या लगता है कि क्या वो अनबायस्ड डिसीजन सच में ले पाएंगे या बहुत बायस्ड डिसीजन लेंगे? क्या ट्रांसपेरेंसी पर खतरा नहीं है? ये आप जानिए। सकारात्मक प्रभाव की अगर हम बात करें तो बीमा पेनिट्रेशन और अवेयरनेस बढ़ सकता है, जो कि ऑलरेडी मैं आपको अभी बता चुका हूँ। ठीक है, 2,90,000 के 65 कोर्सेज करने के लिए रात को 8 बजे से 9 बजे डेली मेरे यूट्यूब चैनल पर जुड़िए। अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। नकारात्मक प्रभाव क्या होता है? एजेंट्स और स्मॉल इंश्योरेंस प्लेयर्स को कंपेटिटिव डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं, क्योंकि ये बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज के लोग वहां पर जाकर के अपनी अपनी इंश्योरेंस कंपनी जहां से ये लोग आए हैं, क्या कहीं ऐसे कुछ रूल्स तो नहीं बना देंगे जिनसे इनकी इंश्योरेंस कंपनी जहां से आए हैं उनको कोई फायदा पहुंचाया जाए? ऐसा भी हो सकता है। नेगेटिव प्रभाव ये भी हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन बन सकती है। अब कोई LIC वाला है, कोई SBI वाला है, कोई आदित्य बिरला वाला है, कोई GIC वाला है, तो इन सारी कंपनीज के जो पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं सम पॉइंट। तो वहां पर कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन तो नहीं बन जाएगी? अगर ऐसा बनता है तो फिर IRDA की IAC की जो एक कमेटी बनाई जा रही है, हाई लेवल कमेटी, जिसमें दिनेश खारा साहब इसका प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, तो इसका तो औचित्य खत्म हो जाएगा ना। तो बहुत सारे पॉइंट हैं जिन पर चर्चा की जा सकती है। बीमा कंपनी के हित यानी कि उनके बेनिफिट्स वर्सेस कंज्यूमर्स के हित का टकराव सामने आ सकता है, ये सबसे बड़े मुद्दे हैं। ठीक है, उसके बाद में IAC के जो डिसीजंस हैं उनकी ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस पर बहुत बड़े सवाल खड़े हो सकते हैं। तो आई होप कि IAC ने, IRDAI ने, गवर्नमेंट ने इस बारे में बहुत डीप में सोचा होगा। इन लोगों से कुछ ऐसे एग्रीमेंट साइन जरूर कराए होंगे जहां पर इनके ऊपर ये दबाव होना चाहिए कि आप अपनी रिलेटेड इंश्योरेंस कंपनी के फेवर में कोई ऐसे डिसीजंस नहीं ले सकते जो कि उनको सीधा सीधा लाभ पहुंचाएंगे। बीमा एजेंटों और छोटे प्लेयर्स के लिए चुनौती हो सकती है अगर ऐसा ये बायस डिसीजंस लेते हैं। बीमा उत्पाद यानी कि इंश्योरेंस के जो प्रोडक्ट है उनकी कीमतें और इंश्योरेंस कस्टमर्स के बेनिफिट पर संभावित असर पड़ सकता है। अब हमने तो बात पॉजिटिविटी की करी है, लेकिन एक बात सोचिए, IRDAI के एडवाइजरी पैनल में, जो कि सबसे बड़ा एडवाइजरी पैनल जो IRDAI को सलाह दे रहा है, वहां पर अगर बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज की प्रमुखों की नियुक्ति हो रही है, तो इससे एक तो मतलब ठीक है, अगर पॉजिटिव एंगल में जाए तो एक्सपीरियंस है उनके पास में, एक्सपर्टीज बढ़ेगी, पेनिट्रेशन बढ़ सकता है, अवेयरनेस बढ़ सकती है, नए नए जो अपडेट्स हैं वो लागू किए जा सकते हैं। बट एट द सेम टाइम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और ट्रांसपेरेंसी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है। अगर ये अधिकारी जो यहाँ पर चुन के आ रहे हैं, अगर ये कंपनियों में के फेवर में डिसीजन लेते हैं, तो कस्टमर्स का, एजेंट्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम स्टार्ट होने वाला है। अगर ये लोग भूल जाते हैं कि किस कंपनी से थे, अगर आप ये एक निष्पक्ष सलाह देने वाले अधिकारी बन जाते हैं जो IRDAI को ऐसी सलाह देंगे जिससे एजेंट्स का भी, कस्टमर का भी और इंश्योरेंस इंडस्ट्री का भी भला होगा, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक अच्छी साझेदारी कही जा सकती है और इंश्योरेंस एडवाइजर्स को इसका फायदा जरूर मिलेगा। बीइंग एन इंश्योरेंस एडवाइजर, आपको क्या लगता है कि क्या बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज के बड़े प्रतिनिधित्व को IRDAI के IAC के पैनल में डालना चाहिए था या नहीं डालना चाहिए था? मैं ये सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इस पर आपका क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताना। हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जब आप शेयर करेंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा अपडेटेड न्यूज़ एडवाइजर्स को पता चलेगी। देखिए, मार्केट में एडवाइजर्स को कुछ पता नहीं आज की डेट में। नॉलेज का गैप इतना ज़्यादा है कि मुझे 365 दिन लाइव आना पड़ रहा है और हर रोज़ 1 घंटा मुझे सिखाना पड़ रहा है, उसके बाद भी इंश्योरेंस एडवाइजर्स की नॉलेज बहुत कम है। तो इसलिए मेरी इस मुहिम में प्लीज़ मेरा साथ दीजिए। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, एवरी सिंगल डे एंड नाइट, टेकिंग लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ एफर्ट्स मैं ये कर रहा हूँ। और अगर आप हमें कुछ आर्थिक धनराशि के माध्यम से सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए QR कोड पर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। फ्रेंड्स, अगर आपको PBC 2.0 के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बताऊं, ये पूरे 1 साल का 52 वीक्स का पावर पैक्ड पर्सनल बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम है, जहां पर एवरी सिंगल वीक मेरी आपके साथ में पर्सनल मीटिंग होगी। और उस पर्सनल मीटिंग में लास्ट वीक में क्या किया, अगर कोई अचीवमेंट हुआ है ठीक है, अगर कोई नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देनी होती है, आप जवाबदेही तय हो जाती है आपकी। आपको पूरा फ्रेमवर्क मिलता है, 1 हफ्ते का क्या करना है, 1 वीक का क्या करना है, पूरा महीने का क्या करना है, 3 महीने में क्या करना है, 6 महीने में क्या करना है, साल भर का क्या करना है, आप पूरे साल में कितने लोगों से
से मीटिंग करोगे, कहाँ जाओगे, किससे मिलोगे, क्या बात करोगे, हर कुछ मैं पहले से ही आपको गाइड करके चलता हूँ। उसके बाद में आपका गोल सेटिंग, टारगेट मार्केट, नीड सिलेक्शन, क्लाइंट सेगमेंटेशन, सारा कुछ करके आप मार्केट में बहुत ही फोकस्ड वे में काम करते हैं। इसके लिए बाकायदा आपको एक सर्विस लिस्ट दी जाती है, 25 LIC के कॉम्बिनेशन दिए जाते हैं। न सिर्फ आपको LIC पॉलिसी बल्कि एक समग्र फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसको हम इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते हैं, वो करने के लिए आपको रेडी किया जाता है। डेली आपको यहाँ पर अपडेट्स मिलते हैं, प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप का एक्सेस मिलता है, कृष्णा लोधियाल एकेडमी ऐप जो मेरा है उस पर PVC कोर्स का एक्सेस आपको मिलता है, 365 दिन में जो 65 कोर्सेज यहाँ पर चल रहे हैं उसके नोट्स का एक्सेस आपको मिलता है। आपको एवरी सिंगल वीक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की कई सारी वीडियोस का प्राइवेट एक्सेस आपको मिलता है, जिससे कि आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के एक्सपर्ट बने। ऐसे आपको 16 से 17 बेनिफिट्स मिलते हैं। तो एज सुन एज पॉसिबल आप यहाँ पर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही लिमिटेड सीट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, तो आज ही ज्वाइन करें। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ माय डियर फ्रेंड्स, जो इंश्योरेंस एडवाइजर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में है, वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। 100 में से लगभग 95 इंश्योरेंस एडवाइजर्स को सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं आती है, वीडियो एडिटिंग नहीं आती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नहीं आता है, यहाँ तक कि वीडियो शूट करना भी नहीं आता है। तो अगर ये प्रॉब्लम आपका है, अगर आप 10 पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हो, अगर आपकी इंश्योरेंस कंपनी ने भी कमीशन स्ट्रक्चर्स में कुछ बदलाव किया है, अगर आपका लगता है कि आपका कमीशन कम हो गया है और आपको अगर इनसिक्योरिटी फील हो रही है, तो मैं आपको इन्वाइट करता हूँ मेरे सोशल मीडिया पैकेज में, जो कि अगेन 1 साल का पावर पैक्ड सोशल मीडिया प्रोग्राम है, जिसमें हम सीधा आपसे सिर्फ 2 चीज़ें लेते हैं। एक, आपका पोर्टफोलियो शूट, जहां पर आपको हमें कुछ फोटोज देनी होती हैं, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस तरीके से पोर्टफोलियो शूट करके आपको हमें 40-50 फोटो देनी होती हैं। इसके अलावा आपको जब हम वीडियो की स्क्रिप्ट देते हैं तो उस वीडियो को आपको रिकॉर्ड करके हमें भेजना होता है, बस इतना ही आपको देना होता है। जब आप ये करते हैं तो आपके लिए हम यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, लिंक्डइन पर, ट्विटर पर, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर 7 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो इंडिया में जाने जाते हैं, उन सभी प्लेटफॉर्म पर आपके लिए पूरे साल भर मार्केटिंग करते हैं, आपको एक ब्रांड बनाते हैं। जब 1 साल का टाइम हो जाता है तो आपके पास में अपॉर्चुनिटी होती है 10 पैसिव इनकम स्ट्रीम्स के थ्रू एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के लिए। यूट्यूब चैनल आपका मोनेटाइज हो जाता है तो वहाँ से डॉलर में आपको पैसा आता है, और $1 की कीमत है 87 रुपीज़। तो ऐसे आपके बहुत सारे इनकम स्ट्रीम्स ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, आप लोगों को कंसल्टेशन फीस ले सकते हैं। ये सारा कुछ होगा सोशल मीडिया पैकेज की मदद से। कुछ भी नहीं करना है आपको सिर्फ रॉ फोटो वीडियोस हमें भेजनी है, जिसकी मदद से हम पूरे साल भर आपके हज़ारों पोस्ट डालेंगे, इतना ज़्यादा आपको हम वायरल करेंगे, इतना ज़्यादा आपकी मार्केटिंग करेंगे कि जितना ज़्यादा आप जो है लोगों के बीच में दिखोगे, जो दिखता है वो बिकता है। तो आपको एक ब्रांड हम बना देंगे 1 साल के बीच में, और उसके बाद में 10 पैसिव इनकम जब आपके साथ में जुड़ने लगेंगी, जब आप नए नए आइडियाज़ आपको मिलेंगे पैसा कमाने के ऑनलाइन एज अ फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर, फाइनेंशियल एडवाइजर, तो आपकी इनकम 10 गुना बढ़ सकती है मात्र 1 साल में। 1 अप्रैल से हमारा ये प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, 31 मार्च से पहले कुछ स्पेशल डिस्काउंट्स ऑफर भी चल रहे हैं। इसमें देखिए हमने क्या किया हुआ है, हमने बेसिक और प्रीमियम और अल्टीमेट ये 3 पैकेजेस बनाए हैं, और 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए हमने यहाँ पे पैकेजेस बनाए हैं। अगर जो लोग 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उनके लिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन अवेलेबल है। जिन लोगों को EMI में यहाँ पर जुड़ना है वो 3 महीने की EMI, 6 महीने की EMI और 9 महीने की EMI और 12 महीने की EMI के माध्यम से जुड़ सकते हैं। एवरी मंथ फीस जमा होती है। आप एक काम करिए, ये जो आपको QR कोड दिख रहा है, आप गूगल लेंस ओपन करिए, अपना गूगल क्रोम ऐप करिए, वहाँ पर गूगल लेंस ओपन करिए, इस ब्रोशर को डाउनलोड कर लीजिए। ये ब्रोशर का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, सबसे पहले जो डिस्क्रिप्शन में ऊपर लाइन है वहाँ पर डाउनलोड SMP ब्रोशर करके भी आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर आप इस ब्रोशर को डाउनलोड करिए और SMP के बारे में कंप्लीट जानकारी लीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, फीडबैक, सजेशन या कोई कंप्लेन है तो आप मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरे नंबर पे कांटेक्ट करिए। और जो है, अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी कि LIC एजेंट्स फिर धरने पे क्यों बैठे, रामलीला मैदान में क्यों देश से हज़ारों लाखों इंश्योरेंस एडवाइजर इकट्ठा हुए थे, अगर नहीं पता, 11 डिमांड्स LIC एजेंट्स ने करी हैं, राहुल गांधी भी उनके सपोर्ट में आ चुके हैं। तो इस न्यूज़ को जानने के लिए इस वीडियो को आप देख सकते हैं। मेरा पर्सनल नंबर आपकी स्क्रीन के ठीक सामने है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।